नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सेहत आपकी में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि मेडिकल से जुड़ी, मेडिसिन से जुड़ी या बीमारियों से जुड़ी तमाम वो जानकारी आपको मुहैया कराई जाए जिसके बारे में शायद आपको जानकारी न हो, या फिर जो जानकारी हो वो हो सकता है कि थोड़ी कम हो या अधूरी हो। इसी पर हम चर्चा करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर प्रकाश टहलियानी से। डॉक्टर प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजकल एक ट्रांसलेशन मेडिसिन जो वर्ड है हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ये क्या है? क्या ये रिसर्च मेडिसिन ही है या फिर क्या है ये वास्तव में? इसको हम कैसे समझें? ट्रांसलेशनल मेडिसिन जो है टोटली नया कंसेप्ट और नया मेडिसिन है। इसका ओरिजिन है यूरोप से। अच्छा। और इसका दूसरा नाम दिया गया है बेड साइड टू बेंच। नहीं, वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन में बेड साइड टू बेंच, यानी पहले आपने जो है ना बेड साइड यानी हॉस्पिटल में जो पेशेंट बेड पे है उसमें देखा, और उसका फर्दर साइंटिफिक इवेल्युएशन करने के लिए आपने बेंच पे भेजा, यानी कि लेबोरेटरी में भेजा। अच्छा। तो वो होता है इंटीग्रेटिव मेडिसिन में। और इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है वर्ल्ड में आप ये माने तो 2 कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा कह सकते हैं, इंडिया में और चाइना में। क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो ये 2 कंट्री में खासकर मिलता है और काम भी उस पर ज़्यादा हुआ है। ट्रांसलेशनल मेडिसिन जो है, ट्रांसलेशनल, वो यूरोप का है। और उसको ये बोलें कि बेंच टू बेड साइड, यानी पहले उन्होंने काम किया लैब में और बाद में वो सीधा भेज दिए पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। और इन बिटवीन जो प्रोसेस होता है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाया जाता है। ये कहलाता है ट्रांसलेशनल मेडिसिन। क्योंकि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बताऊं, बहुत सारे एंटीबायोटिक फेल जा रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया है। तो जितने भी संक्रामक रोग हैं वो काबू में नहीं आ पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। तो मल्टीनेशनल जी, एग्जाम्पल के लिए ट्यूबरकुलोसिस ले लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। मलेरिया को ले लीजिए, तो इसके लिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं MDR, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। अच्छा। तो MDR मलेरिया चल रहा है कई सालों से, कोई मेडिसिन काम नहीं करती। ये एक कारण था कि मुझे टेम्पटेशन हुआ कि मैं मलेरिया के लिए कोई मेडिसिन बनाऊं, और उसमें मुझे सक्सेस मिला। अब मेरे काम का रिकॉग्निशन, ग्लोबल रिकॉग्निशन मुझे मिला है। रिकॉग्निशन, मेरे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, लेकिन ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने में और लंबा समय चाहिए। तो ट्यूबरकुलोसिस में भी MDR ट्यूबरकुलोसिस है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। उसके बाद XDR बोलते हैं, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, और TDR बोलते हैं, टोटल ड्रग रेजिस्टेंट। तो ऐसे केसेस में फिर मेडिसिन तो काम ही नहीं करेगी? नहीं करती, फेल जाती है और लोगों की डेथ होती है, काफ़ी लोगों की डेथ होती है। तो ऐसे में क्या है कि अगर सपोर्टिव मेडिसिन, अब पैरासीटामॉल को छोड़ दीजिए, वो तो फीवर को थोड़ा कम करेगी, लेकिन और कोई दूसरा डायरेक्शन पकड़ के और कोई रियल दूसरा सपोर्ट मिल सके, जैसे कि कोई इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स, तो पेशेंट बच सकता है। वो क्या करेगी, वो दवा क्या करेगी? जो एंटी मलेरियल या एंटी बैक्टीरियल दवा है ना, ये देखा गया है कि उसका एक्शन जो है ना वो उस एडिशन के कारण जो है आ जाता है। तो पेशेंट का जो ये अपना पैरासाइट है अंदर बॉडी में या बैक्टीरिया है, तो उसको कंट्रोल कर लेती है मेडिसिन, और ये अपना सपोर्टिव मेडिसिन दोनों मिल के जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारी बीमारियों में जैसा आपने भी कहा कि मलेरिया है या ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें ड्रग अगर रेजिस्टेंस हो रहा है, तो क्या ये जब ट्रीटमेंट के लिए मरीज डॉक्टर के पास पहुंचते हैं
तो क्या मेडिसिन देने के बाद उन्हें समझ में आता है, या फिर ऐसा कोई टेस्ट करा लिया जाए पहले ही कि उनको पता चल जाए कि हाँ ये मेडिसिन रेजिस्टेंस कर रही है, तो उस हिसाब से मेडिसिन दी जाए, या सपोर्टिव मेडिसिन? आपके पास मरीज आते हैं उस दिशा में, फिर आप क्या करते हैं? इसमें देखिए, डॉक्टर को तो पहले से लगभग मालूम होता है कि इस एरिया में ये डिज़ीज़ का जो है वो दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस हाजिर है पहले से। जैसे पूरा अफ्रीका आप देखिए और ये साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पे ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, यहाँ इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत मिलते हैं, संक्रामक रोग, और काफ़ी कुछ रोग रेजिस्टेंट हो गए हैं, मतलब रिस्पांस नहीं मिलता है ट्रीटमेंट से। तो डॉक्टर फिर अकॉर्डिंगली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अवेलेबल लिटरेचर के हिसाब से, जो न्यूज़ रहते हैं WHO के, वो उस हिसाब से अपना स्टेप लेता है और पेशेंट को ट्रीट करता है। आप किस तरीके से करते हैं फिर? मैं ये सब तो करना ही पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, वो तो जानना ज़रूरी है। फिर पेशेंट का हिस्ट्री मैं देखता हूँ, उनके ब्लड टेस्ट वगैरह सब थॉरोली करवाता हूँ, तो उसके बॉडी का इम्यून स्टेटस क्या है और ओवरऑल जो है सिचुएशन क्या है। उसके बाद कोई हिस्ट्री में अगर मिलता है कि पहले से वो ये दवाएं खाया लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला, तो मैं अपनी रिसर्च मेडिसिन उसी समय जो है वो चालू कर देता हूँ। और हो सके तो जैसे कोई एंटी मलेरियल दवा देनी, यानी मलेरिया का केस है, तो उसमें एंटी मलेरियल दवा अगर वो मुझे उसकी हिस्ट्री और फाइल देख के लगता है कि रिसेंटली उसने सब बेस्ट पॉसिबल एंटी मलेरियल खाए हुए हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला, तो डायरेक्टली मैं अपना रिसर्च प्रोडक्ट चालू करता हूँ। अगर उसने वो रिसेंटली नहीं खाए, किसी भी कारण से उसका डायग्नोसिस नहीं बन पाया था और कोई डॉक्टर ने उसको सस्पेक्ट नहीं किया कि ये मलेरिया का केस है, लेकिन मुझे ब्लड टेस्ट करवाने पे, उसका एग्ज़ामिनेशन करने पे मुझे लगा कि ये तो मलेरिया है इस पेशेंट में, तो फिर मैं उसमें पहले एलोपैथिक जो एंटी मलेरियल हैं वो ट्राई करूँगा। उसमें नहीं मिला मुझे रिज़ल्ट, तो तुरंत 2-3 दिन के अंदर मैं अपना रिसर्च प्रोडक्ट उसमें ऐड कर दूँ। अच्छा, इम्यून सिस्टम पर ही आपकी मेडिसिन जो है वो काम कर रही है। हमने देखा कि उसी के ज़रिए ही सारी चीज़ें ठीक हो रही है। कोई व्यक्ति जब आपके पास पहुंचा है बीमारी के साथ में, और लीवर के केस में खास करके, तो व्यक्ति की जो इम्यून सिस्टम है वो कम है या उसको उसमें कुछ खराबी है? क्या इसके लिए भी किसी तरीके की जांच उपलब्ध है? जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो क्या हम ये भी जांच सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक है, या फिर कोई सिम्टम्स होते हैं जिसको देख के आप पहचानते हैं? देखिए, एक तो जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं जनरल CBC बोला जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें जो यूजुअल पैरामीटर्स होते हैं जो जनरली हर पेशेंट में किए ही जाते हैं, तो वहाँ से एक ब्रॉड आइडिया तो हमको मिलता है कि ओवरऑल उस पेशेंट का इम्यूनिटी कैसा है। और अगर कुछ स्पेशल टेस्ट करवाने हों, खासकर जैसे कि आपने लिवर पेशेंट के लिए पूछा, तो उसमें लिवर को ज़्यादा टेस्ट करने के लिए, मतलब उसका डायग्नोसिस करने के लिए लिवर के कुछ स्पेशल टेस्ट रहते हैं, वो करवाने होते हैं। उसके फंक्शन टेस्ट होते हैं, उसका एनाटॉमिकल सिचुएशन जानने के लिए सोनोग्राफी करवाना है, बायोप्सी वगैरह जनरली लिवर में नहीं किया जाता है, उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और ज़रूरत नहीं है आजकल। वो फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, उससे जान लेते हैं। तो स्पेशल टेस्ट बहुत सारे रहते हैं, उससे पता चल जाता है, उससे पता चलता है। तो सबका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर वो बना के और फिर डायग्नोसिस करना पड़ता है। अच्छा, जैसे इंडिया में आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट, यानी कि आप मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, मार्केट में ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, आप खुद डॉक्टर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। विदेशों में जब साइंटिस्ट या डॉक्टर से इंटरेक्शन आपका होता है,
तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या देखते हैं कि यहाँ जिस तरीके से बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए डायग्नोसिस बनाए जाते हैं, क्या वहाँ कुछ डिफरेंट होते हैं? वहाँ की मेडिसिन क्या कुछ अलग होती है? या फिर पूरे वर्ल्ड में जो एक गाइडलाइन है किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट करने की, वो उस पर काफ़ी सिमिलरिटी है? क्या देखते हैं आप, किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं आप? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। वो इसलिए क्योंकि देखिए पूरे वर्ल्ड में एक तो जो सिस्टम है मेडिसिन के वो बहुत सारे हैं। एलोपैथिक यानी मॉडर्न मेडिसिन जिसको बोला जाता है जनरली, उसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं। होम्योपैथी है और आयुर्वेदिक तो है ही है, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन है। तो ये जो वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहाँ गेट टुगेदर होता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो आने वाले एलोपैथिक डॉक्टर्स, और वो लोग जनरली कोई ना कोई बड़े इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड होते हैं, उनके पास रिसर्च की सब फैसिलिटीज़ होती हैं। दूसरी तरफ मेरे जैसे इंडिविजुअल जिसको आप बोलें, तो मैं एक फ्रीलांस रिसर्चर की तरह काम किया हूँ आज तक। मैं कोई इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड नहीं रहा। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, मेरे लिमिटेशंस थे अपने। जो कुछ भी है, मैंने इंडिविजुअल रिसर्च वर्कर की तरह काम किया है, फ्रीलांस रिसर्च किया है। तो वहाँ पे जब मेरे जैसे लोगों को भी इनविटेशन, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस अभी बढ़ते जा रहे हैं कि फ्रीलांस रिसर्चर्स को भी बुला रहे हैं। हालांकि मैं तो शुरुआत किया था इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस की 20 साल पहले। तो मैं बोलूँगा कि मेरा लक अच्छा था कि ऐसे ऑर्गेनाइज़र मिले जिन्होंने मेरा काम समझा। मैंने जो एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट किया वो एक्सेप्ट हुआ उनके तरफ से, और मुझे इनविटेशन दिया कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, मुझे बोलने का मौका दिया, मेरा वर्क प्रेजेंट करने का मुझे मौका दिया। तो ये सब क्या है कि अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि साइंटिफिक एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, काम की चीज़, वो साइंटिफिक वे में क्या है आपके पास, क्या चीज़ लेके आए हो आप, उसको वेटेज मिलता है। वो तो समझ में आ जाएगा ना कि आप जो बोलना चाहते हो और आपने जो काम किया है वो है क्या चीज़। वो एलोपैथी के हिसाब से कैसा है, दूसरे कोई पैथी के हिसाब से कैसा है, या कुछ और पैथी के हिसाब से कैसा है। तो पेशेंट में वो क्या करता होगा वो भी एक इमेजिनेशन पॉसिबल है। तो वहाँ पे तो वर्ल्ड साइंटिस्ट आते हैं। आपको सीखने का भी मौका मिलता है उन लोगों की स्पीच से। हाँ, हमें तो मिलता है, और वो लोग बोलते हैं कि आप आए तो हमको सीखने का मौका मिला। एक चीज़ मैंने देखा कि दे आर वेरी फ्रैंक। कोई उनके स्वभाव में कॉम्प्लिकेशंस, जिसको हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं, या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या कोई भी कॉम्प्लेक्स उनके मन में नहीं रहता है। फ्रैंक डिस्कशन करेंगे आपसे। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर अभी बहुत ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ एक सिस्टम जो एलोपैथी वाला है, मैं खुद एलोपैथी वाला हूँ, लेकिन जहाँ पे लिमिटेशंस हैं, माइनस पॉइंट्स हैं, तो वो तो एग्री करना पड़ेगा ना। तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप सोफिस्टिकेटेड वे में सब काम करेंगे। अब पेशेंट पे फाइनेंशियल लोड कितना आता है, आप नए नए इन्वेंशन डिस्कवरीज करोगे, और हर पेशेंट में एमआरआई करोगे, हर पेशेंट में सीटी स्कैन करोगे, जो क्लिनिकल पॉइंट्स हैं जिससे सिंपल आप पल्स देख के या क्लिनिकल एग्जामिनेशन अच्छे से करो तो काफ़ी कुछ बातें पता चल जाती है, डायग्नोसिस आजकल ये बन चीज जाती है। देखे हैं, ये ट्रेंड बन चुका है डॉक्टर साहब, ये भी मैं आपसे जरूर पूछूंगी। क्योंकि आज के समय में किसी भी एक्सपर्ट के पास जाइए या किसी एमबीबीएस के पास भी आप जाइए, वो पहले का समय चला गया कि वो नाड़ी देखे और आपका स्टेथोस्कोप से चेक किया और उन्होंने मेडिसिन दी और आप परफेक्ट हो गए। आजकल सारी जांच कंपलसरी हो गई है। अगर आपने डॉक्टर बदला तो वो नया डॉक्टर भी आपसे वही जांच करवाएगा। तो क्या क्या समझें इसे कि हमारा जो डायग्नोसिस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, या हम डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारे पास जांच रिपोर्ट होगी तो ही हम ट्रीटमेंट करेंगे? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, लेकिन जवाब मैं दूं आपको उसका सीधा सीधा, उसके बजाय
मैं आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है या सिचुएशन है वो आपके सामने रखूं, वो ठीक रहेगा, तो उससे आपको आंसर भी मिल जाएगा। अब देखिए, मलेरिया के पेशेंट में मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे बोल दिया गया कि ये दवा फेल है, रेजिस्टेंस आ गया है, मलेरिया में नहीं काम करेगी, मलेरिया पैरासाइट हैज़ बिकम रेजिस्टेंट टू दिस मेडिसिन। जी। ओके, ये देखा मैंने, मेरा ऑब्जर्वेशन है क्रूड। मेरे पास तो, मैं तो बोल रहा हूँ क्लियर आपको कि मैं तो कोई इंस्टीट्यूट से अटैच रहा नहीं कभी भी, मैं अपने क्लिनिक में काम किया हूँ। तो पेशेंट को मैंने कीनली ऑब्जर्व किया, कैसे किया वो फिर लंबी हो जाएगी बात, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि पेशेंट में कुछ ब्लड में जो है चेंजेस आ गए, जैसे कि विस्कोसिटी उसका बढ़ गया। उसके कारण वो एंटी मलेरियल दवा का, जैसे कि क्लोरोक्विन या कोई भी एलोपैथिक दवा का अभी बात करें, मेरी मेडिसिन को अभी साइड में रखते हैं, तो वो क्लोरोक्विन और कोई भी एलोपैथिक दवा ने काम नहीं किया। ब्लड टेस्ट से पता चला कि नहीं मिला रिजल्ट, पेशेंट को फीवर नहीं जा रहा है, तो पता चल गया कि नहीं मिला रिजल्ट। हाँ। क्यों नहीं मिला? मैंने ऑब्जर्व किया कि विस्कोसिटी चेंज हो गई ब्लड की। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है, एक नाम है, तो उसमें विस्कोसिटी के अलावा क्या आता है, और भी 3-4 चीज़ें आती हैं, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ। आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड कार्पसल, ब्लड में उसका जो मेम्ब्रेन है, कवरिंग, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बदल गई, रिजिड हो गई। पहले वो फ्लेक्सिबल था उसका मेम्ब्रेन, तो वो पतली ब्लड वेसल्स में से वो टेढ़ी मेढ़ी घूम के अपने आप को एडजस्ट करके निकल जाती थी। लेकिन बाद में उसकी विस्कोसिटी, अपना फ्लेक्सिबिलिटी चेंज होने के कारण वो अटक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो देखिए, ब्लड में सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने लगा, रुकावट आने लगी। तो इस प्रॉपर्टी के कारण, ब्लड में इस चेंज के कारण वो दवा फैल जा रही है। ये दवा भी वो आगे बढ़े ब्लड के साथ तो काम करेगा ना। तो ये अब प्रूव करने के लिए कि विस्कोसिटी चेंज हुई और वो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, ये आप अगर लेबोरेटरी में कंफर्म करना चाहें तो नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूट में हो जाएगा। हाँ। पता नहीं कौन से इंस्टीट्यूट में हो, इंडिया में हो या उसके बाहर हो, और कितना खर्च आएगा वो भी नहीं कह सकते। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्वेशन था मेरा, वो बहुत ही कन्विंसिंग था। मैं खुद कन्विंस था उस ऑब्जर्वेशन से, और मैंने क्या चेंज किया ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। पानी ज़्यादा पीने को बोला। अच्छा। तो उसका विस्कोसिटी कम होगा ब्लड का, जो गाढ़ा हो गया था वो कम हो। इंट्रावीनस जो ड्रिप लगाया जाता है, उसमें कोई एंटी मलेरियल दवा नहीं और कोई दवा नहीं, सिर्फ प्लेन डेक्स्ट्रोज या नॉर्मल सलाइन, खाली ब्लड को पतला करने के लिए, उसका पर्पस वही। मैंने वो लगाए ऐसे पेशेंट में, बहुत एक्सलेंट रिजल्ट। इसका मतलब वो प्रूव हो गया कि ब्लड में जो रियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मलेरिया में, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, दे शुड बी पेड अटेंशन, और ट्रीटमेंट पार्ट में जो है उसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। वरना एक काम कर रही दवा फेल जा रही है, उसको समझने की जरूरत है। उसको समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए आप समझ के वो ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, इसलिए तो वो असर आपका करता जो है। सवाल था कि आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं जांच पे। तो डिपेंडेंट भी आप होते हो ना किसी चीज़ पे, तो साइंटिफिक वे में डिपेंडेंट हो ही है। मैं जो ये वर्ड्स बोल रहा हूँ तो फिर से बोल रहा हूँ कि साइंटिफिक वे में डिपेंडेंसी रखिए ना अपना।
आप खुद साइंटिफिक वे में काम नहीं कर रहे हो और दुनिया भर के टेस्ट जो है मैं लिख के दे दूं पेशेंट को करवाने के लिए, तो मेरे से बड़ा तो क्या बोलूं। लेकिन ये ट्रेंड है आजकल कि अगर आपको पेट में दर्द है तो आपको सोनोग्राफी करानी है, एंडोस्कोपी करानी है। अगर और भी कुछ प्रॉब्लम है तो ब्लड के बहुत सारे टेस्ट कराने हैं। ये देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है इसके पीछे पर्पस और भी हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि लीवर के पेशेंट पे आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जो संक्रामक रोग वाले जो पेशेंट है इस पे आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो कैसे करके इस पे ट्रीटमेंट की जो लाइन होती है वो कैसे हो पाती है? क्योंकि आपके पास मरीज़ बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं, विदेशों से भी फ़ोन पे आपके पास में पेशेंट जुड़े हुए रहते हैं। तो फिर ये क्या ये दूरी पे ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं पड़ता? किस तरीके से डायग्नोज कर पाते हैं आप? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट आपके ऑनलाइन ही हैं जो ठीक भी हुए हैं अच्छे से। ये कैसे करते हैं? हाँ, बहुत सही ऑब्जर्वेशन है आपका। और ये हकीकत है कि मेरे पास पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, इंडिया के बाहर से भी आते हैं। तो जैसे ये डिफ़िकल्टीज़ मेरे सामने आती गई, वो एक कहावत है ना कि वक्त जो है आदमी को सिखाता है या तकलीफ़ें जो हैं आदमी को सिखाती हैं। तो मैं अकेला जो है वो इतने सारे दूर दूर से पेशेंट आए, उनको कैसे हैंडल करूं, कितना समय मैं इंडिविजुअली दे पाऊं उनको पर्सनली, और कौन सा पेशेंट कहाँ कहाँ से मेरे पास मेरे होम टाउन में आके मुझसे पर्सनली मिल के और बताए अपनी तबीयत। तो ये सब मैं इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली पिछले 8-10 साल से मैं कर रहा हूँ। तो आज का प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बताऊँ, ज़्यादातर पेशेंट मैं ऑनलाइन ही हैंडल करता हूँ। फ़ोन पे, व्हाट्सएप कॉल से, सब मीडिया आजकल तो अवेलेबल है, मीडियम ये अप्लायंसेस अवेलेबल हैं, उनसे कंसल्टेशन होता है पेशेंट से। और मुझे जो हिस्ट्री लेनी है, जो पेशेंट में ऑब्ज़र्व करना है, तो वीडियो कॉल से वो सब पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि अब इस पेशेंट में ये टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत है। तो अब लखनऊ का पेशेंट है तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये मैं प्रिस्क्राइब करके आपको एडवाइस करता हूँ, ये आप टेस्ट करवा लीजिए लखनऊ में। तो वो खुद ही अच्छे जगह पे जांच करा लेते हैं। वो जांच करवा के रिपोर्ट मेरे को फॉरवर्ड कर देंगे और उसके बाद मैं ट्रीटमेंट जो है उसको सजेस्ट करता हूँ। तो ये सब इजीली हो जाता है। क्यों होता है इजीली? अगर कोई चीज़ का नॉलेज डेप्थ में है तो हो सकता है, तो पॉसिबल है। अच्छा, लेकिन अगर ऑनलाइन मैं और फिजिकली प्रेजेंट होने में थोड़ा सा अंतर होता है क्या? कि किसी पेशेंट को आप आमने सामने से देखें या ऑनलाइन सिम्टम्स के आधार पर देख रहे हैं, तो दोनों में क्या बहुत ज़्यादा फर्क रहता है? वही मैं आपको बोलने जा रहा था कि अगर नॉलेज डेप्थ में है, मेरा कहीं पे मैं लैकिंग नहीं हूँ, डेफिशिएंसी नहीं है मेरे नॉलेज में, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। हाँ, सर्जन के लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। मैं फिजिशियन हूँ, मैं सर्जरी करता नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो ये मतलब सिम्टम पे ही काम करना है आपको। हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है उसमें। और पेशेंट को ईज हो जाता है कि इतना दूर से पेशेंट आए मेरे पास, उनके लिए भी इजी हो जाता है। उनको बहुत रिलीफ हो जाता है। हाँ, क्योंकि जितनी गाइडलाइन आप फ़ोन पे देते हैं उसको वो फॉलो करते हैं, और वो जो मेडिसिन है, मान लीजिए आपसे मेडिसिन उन्हें लेनी है, तो फिर आप किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन तो आपका गुजरात में है, तो क्या मार्केट में ये अवेलेबल है कि कहाँ से वो लेते हैं? बड़े बड़े शहरों में तो अवेलेबल हैं, और जहाँ पे नहीं है तो आजकल कुरियर सर्विस बहुत अच्छा है, तो कंपनी मंगा ली में जाती है, कंपनी से सीधे पहुँच जाती है। सीधे पहुँच जाती है थ्रू कुरियर। और मेरी हर सिटी में लगभग टीम के जो हैं डॉक्टर्स हैं मेन सिटीज़ में, या नहीं भी हैं तो कलीग ठहरे मेरे, और कोई ऐसा नहीं है कि जो कोऑपरेट ना करे, तो सब कोऑपरेट करते हैं।
मुझे लगा कि कानपुर का पेशेंट, लखनऊ का पेशेंट है, तो किसी भी तरह की डॉक्टर की हेल्प चाहिए। जैसे माइनर प्रोसीजर करवाने रहते हैं लीवर पेशेंट में, पेट में पानी भरा है, एसाइटिक फ्लूइड है, तो उसका टैपिंग करवाना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर को, सर्जन को, कि मेरा ये पेशेंट आपके पास आएगा, आप प्लीज़ देखिएगा और टैप करने की ज़रूरत है तो पानी निकाल दीजिएगा। या इसोफेगस में वेरिसेस हैं, ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं, तो सर्जन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो वो काम कर देंगे। अच्छा। मेडिसिन उसकी जो है वो मुझे देनी है। तो इस तरह से टीम वर्क जो है वो करना पड़ता है। अल्टीमेट एम मेरा ये रहता है कि प्रैक्टिकली फिजिबल हो वो सब कुछ। क्योंकि जैसा कि लीवर का आपने बताया ना, लीवर के सही में कई बार पेशेंट की स्थिति ऐसी रहती है कि वो कई बार घर से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे में दूसरे शहर तक पहुंचना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या ऐसे में आपने देखा कि जो पेशेंट आपके दूर दूर से ठीक हुए, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई, उन्होंने फिर आपसे मुलाकात की, आपसे अप्रोच किया, ये अनुभव भी आप थोड़ा सा शेयर करिए। ऐसे हैं, काफ़ी पेशेंट हैं, फिर अगर पॉसिबल होता है तो वो मिलने के लिए आते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं। वो तो आते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, यहाँ तक के कुछ एब्रॉड में थे, तो न्यूजीलैंड से, अमेरिका से और लंदन से, कि पापा आपको किस डॉक्टर ने अच्छा किया, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है, तो हम एक तो वेरीफाई करना चाहते हैं कि आप वाकई में अच्छे हो गए, और हम उस डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। तो वो लोग मिलने आते हैं, मेरे क्लिनिक का जो है वीडियोग्राफी करके गए। अच्छा। तो ऐसे बहुत अच्छे अनुभव होते रहते हैं। कोई एक आध ऐसा अनुभव जो शेयर करना चाहें आप, कि आपको भी लगा हो कि नहीं, ये जो मेडिसिन मैंने बनाई, ये जो मैंने रिसर्च किया, वो वास्तव में कितने लोगों की जान बचा पाता है, तो आपका अपना अनुभव कैसा होता है उसमें? मेरा अनुभव तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसे 2, 4, 10 या कुछ हंड्रेड्स में हों, अब बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। और मेनली जो है मलेरिया के, जो फाल्सीपरम मलेरिया है वो तो जानलेवा माना ही जाता है। और मलेरिया के पेशेंट मैंने बहुत सीवियर मलेरिया के ठीक किए हैं, और अभी पिछले 12-15 सालों से लीवर के पेशेंट ये ज़्यादा ठीक हुए। हाँ। तो मलेरिया में तो क्या था कि एक रिकॉग्निशन जो मिलना चाहिए काम का, उतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। आपके पास यही है कि ब्लड में मलेरिया साइट प्रेजेंट था, वो अब नहीं है, और पेशेंट को बुखार आता था, वो अब नहीं है। हाँ। इससे जो है ना कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन नहीं पड़ता। लेकिन लीवर के केसेस, लेकिन लीवर में फाइब्रोसिस था, कॉन्ट्रैक्टेड हो गया था, लीवर काम नहीं कर रहा था, ये इतने सारे टेस्ट एबनॉर्मल थे, बिलीरुबिन इतना ज़्यादा था, पूरा शरीर पीला था, और इस जगह से हम ट्रीटमेंट लेके और ठीक हुए हैं, ठीक नहीं हुए थे, और अब ठीक हुए हैं। और ये प्रूफ है, लेबोरेटरी प्रूफ है या दूसरे इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें जो है वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है। सेटिस्फेक्शन, और वो वाकई में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ना, लिवर का डिजीज़ जो है जानलेवा ही हो जाता है। तो डॉक्टर प्रकाश से आज हमने बहुत सारी बातें की कि आखिर जो इतने तरीके की मेडिसिन आ रही है, रिसर्च मेडिसिन है, उनमें क्या अंतर होता है, ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट की पद्धति है उसमें कैसे कारगर मरीजों को इलाज पा रहा है। तो हमें लगता है कि ये पूरी जानकारी आज आपको विस्तार से हमने दी और ज़रूर समझ में आई होगी। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।